बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आज की क्लास का टॉपिक है सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बॉडी या मानव तंत्र। बच्चों, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा शरीर बहुत सारी अनगिनत कोशिकाओं से मिलकर बना होता है और समान समान जो ये कोशिकाएं होती हैं, जो समान शेप में होती है, समान आकृति में होती है और कार्य करने में समान होती है, वो सभी सारी की सारी कोशिकाएं मिलके, समान कोशिकाएं मिलके ऊतक बनाती है, टिश्यूज बनाती है और ये सब ऊतक मिलके, ऊतकों का जो समूह मिलके बनाते हैं, अंग बनाते हैं यानी कि ऑर्गन, और अंग मिलके तंत्र बनाते हैं, सिस्टम। सिस्टम मिलके फाइनली हमारा शरीर बनाते हैं यानी कि बॉडी। तो आज हम पढ़ेंगे कि हमारे शरीर में कौन कौन से सिस्टम होते हैं और उनका काम क्या क्या होता है। मुख्य रूप से हमारे शरीर में मेन जो मुख्य रूप से ये सिस्टम होते हैं, पहला है कंकाल तंत्र या नर्वस सिस्टम, दूसरा है श्वसन तंत्र या रेस्पिरेटरी सिस्टम, तीसरा है पाचन तंत्र या डाइजेस्टिव सिस्टम, चौथा है तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम, पांचवा है रक्त परिसंचरण तंत्र या ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, छठा है उत्सर्जन तंत्र या एक्सक्रीटरी सिस्टम, सातवां है जनन तंत्र या रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो बच्चों आइए पहला वाला, तो आइए बच्चों आज कंकाल तंत्र के बारे में पढ़ते हैं। कंकाल तंत्र के कार्य क्या क्या होते हैं, पहले उनको समझते हैं। कंकाल तंत्र का मुख्य कार्य हमारे शरीर को निश्चित आकार और आकृति प्रदान करना है और दूसरा मजबूती प्रदान करना है। जिस तरह से आप इसको इस बात से समझो कि जिस तरह से हम बिल्डिंग बनाते हैं, मकान बनाते हैं, तो पहले उसका डिजाइन बनाते हैं और वो डिजाइन किस तरह से बनता है कि हम मकान में सरिये लगाते हैं, फिर उसके अंदर सीमेंट डालते हैं, तो फाइनली उस मकान का डिजाइन बन जाता है, उसकी आकृति या आकार बन जाता है। उसी तरीके से हमारे शरीर में जो ये सब कंकाल तंत्र में हस्तियां, उपास्थि, ये सब मिलके हमारे शरीर को एक निश्चित आकार और आकृति प्रदान करती है और शरीर को मजबूती प्रदान करती है। जैसे कि सिर के अंदर करोटी की हस्तियां, खोपड़ी की हस्तियां, फिर उसके नीचे पीछे वर्टिब्रल कॉलम की हस्तियां, फिर रिब केज यानी कि फसलियों की हस्तियां हमारे ये शेप प्रदान करती है, फिर नीचे हाथों और पैरों की। तो फाइनली हमारी बॉडी का आकार इस तरह का हो जाता है। तो पहला इसका वर्क हो गया कि हमारे शरीर को निश्चित आकृति, आकार प्रदान करना और हमारे शरीर को मजबूती प्रदान करना। दूसरा इसका कार्य हो जाएगा बच्चों, हमारे शरीर के आंतरिक अंगों की सुरक्षा करना। जैसे कि आप देख रहे हो कि ये रिब केज है यानी कि फसलियों का पिंजरा है और इस फसलियों के अंदर, रिब केज यानी फसलियों के अंदर हमारा हृदय सुरक्षित रहता है। जैसे कि इस वाले स्केलेटन में आप देख रहे होंगे कि इसमें यहाँ पर है यह हृदय है और यहाँ पर नीचे और दूसरे बॉडी ऑर्गन्स होते हैं। इसी तरीके से ऊपर जो ब्रेन है, ये स्कल है, खोपड़ी है, खोपड़ी के अंदर जो है हमारा ये ब्रेन यानी कि खोपड़ी के अंदर ये हमारा ब्रेन है, ये सुरक्षित रहता है। तो इस तरह से ये कंकाल तंत्र हमारी आंतरिक अंगों की सुरक्षा करता है। जैसे कि आप इस में देख सकते हैं कि ये जो खोपड़ी है, इसके अंदर ब्रेन, हमारा जो मस्तिष्क है, हमारा ये वाला मस्तिष्क, ये पूरा सुरक्षित है, स्कल के ऊपर यानी खोपड़ी के अंदर सुरक्षित रहता है। इसी तरीके से ये जो फसलियां हैं यानी कि रिब केज है, ये रिब केज के, ये पूरा रिब केज है। रिब केज के अंदर हमारे इंटरनल ऑर्गन जैसे लंग्स है, लंग्स और हार्ट और या लंग्स और हृदय और किडनी वगैरह और ये सब अंदर सुरक्षित रहती है। यानी कि कंकाल तंत्र हमारे आंतरिक अंगों की सुरक्षा करता है। तीसरा इसका कार्य हो जाता है कि कंकाल तंत्र की वजह से हमारी बॉडी में मूवमेंट होता है या हम गति कर सकते हैं। हमारे शरीर में जगह जगह जॉइंट्स पाए जाते हैं, जैसे हाथों की ये जो हड्डी है इसमें जॉइंट है, तो जॉइंट है
इस वजह से हम इस हाथ को इधर उधर घुमाते हैं। अगर जॉइंट नहीं होता तो हमारा हाथ केवल ऐसे ही होता। इस हाथ को हम ऐसे भी घुमा सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। अगर इनमें जॉइंट नहीं होता तो ये हाथ एकदम सीधा ही रहता। इसमें जॉइंट है इसलिए ये हाथ ऐसे घूम सकता है, ऐसे घूम सकता है, और पैर ऐसे हो सकते हैं, ऐसे हो सकते हैं। कितने यहाँ पर जॉइंट होता है, यहाँ जॉइंट होते हैं, इस जगह जॉइंट होते हैं। हाथों और पैरों की बोन्स में सभी जगह जॉइंट होते हैं। तो हाथों की अंगुलियां हैं, इनमें भी इस तरह से जॉइंट होते हैं, इसलिए अपन अंगुलियों को हम इस तरह से मुड़ा सकते हैं, सीधा कर सकते हैं। तो इस तरह से कंकाल तंत्र हमारे शरीर में मूवमेंट करता है। तो ये हो गए। इसके अलावा अगला जो कार्य है इसका वो है कि हड्डियां जो हमारी होती हैं, तो हड्डियों के अंदर अस्थिमज्जा होता है और अस्थिमज्जा के अंदर आरबीसी का निर्माण होता है या ब्लड का निर्माण होता है। तो ये हो गए कंकाल तंत्र के कार्य। हम आगे बढ़ते हैं कि कंकाल तंत्र कितने प्रकार का होता है। देखते हैं कि कंकाल तंत्र कितने प्रकार का होता है। कंकाल तंत्र दो प्रकार का होता है। पहला होता है अक्षीय या एक्सियल, दूसरा होता है उपांगी। अक्षीय में देखें बच्चों, अक्ष वो होता है जो हमारे शरीर का यानी कि हमारी बॉडी का बीच का भाग होता है, यानी कि बीच की लाइन होती है, वो इसका अक्ष है। तो अक्ष में जो जो इसकी बोन, जो जो हड्डियां आ रही हैं, वो इसका अक्षीय कंकाल तंत्र कहलाएगा। जैसे कि ऊपर वाले इसकी ये खोपड़ी यानी कि स्कल, मुंह की हड्डियां, उसके बाद में रिब केज यानी कि अस्थिपंजर, फिर पीछे है वर्टिब्रल कॉलम, ये पूरा वर्टिब्रल कॉलम, ये सब मिलके बनाता है इसका अक्षीय कंकाल तंत्र यानी कि एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। वर्टिब्रल कॉलम हमारे शरीर को सीधा रखता है। इसमें कई सारी वर्टिब्रल छोटी छोटी कशेरुकाएं मिलकर पूरा वर्टिब्रल कॉलम बनाती है। इसके अंदर अस्थिमज्जा भरा होता है और अस्थिमज्जा में आरबीसी का निर्माण होता है। तो बच्चों ये हो गया अक्षीय कंकाल तंत्र, जिसमें सिर की हस्तियां, रिब केज की हस्तियां और वर्टिब्रल कॉलम की हस्तियां। दूसरा है उपांगी कंकाल तंत्र। उपांगी कंकाल तंत्र में हाथों की और पैरों की हस्तियां आ जाएगी टोटल। ये हुमरेस हाथों की और ये फीमर जो सबसे लंबी हस्ती होती है। हमारी बॉडी में कुल 206 हड्डियां होती हैं। बच्चों में लगभग 300 हड्डियां होती हैं जो बाद में मिलके 206 ही रह जाती हैं। अगला तंत्र है श्वसन तंत्र, और श्वसन तंत्र का कार्य होता है श्वास लेने का या श्वसन क्रिया करने का। श्वसन क्रिया के अंदर हम ऑक्सीजन गैस अंदर लेते हैं और CO2 बाहर निकालते हैं। श्वसन तंत्र की संरचना में हम देखते हैं कि इसमें दो लंग्स होते हैं चेस्ट में, या दो फुफ्फुस होते हैं। ये वाला देखिए आप, बायां फुफ्फुस या बायां लंग, राइट, ये वाला राइट लंग या दायां फुफ्फुस। इसके अंदर की संरचना अगर हम देखेंगे तो अंदर की संरचना में आप देख सकते हैं कि इस तरह से यहाँ से एलोलाई में बढ़ जाता है। ये अंदर की संरचना देखने के लिए बच्चों हम देख सकते हैं कि नेजल कैविटी है। नेजल कैविटी से ऑक्सीजन ट्रैकिया में जाती है। ट्रैकिया से फिर नीचे ट्रैकिया है जो दो भागों में बढ़ जाता है। इनको कहते हैं पल्मोनरी वेसल। पल्मोनरी वेसल लेफ्ट और राइट दोनों लंग्स में चली जाती है। लेफ्ट पल्मोनरी ब्रोंकाई, इधर की जो ब्रोंकाई है ये लेफ्ट पल्मोनरी ब्रोंकाई कहलाती है, इधर की राइट पल्मोनरी ब्रोंकाई कहलाती है। ब्रोंकाई कई सारी ब्रांचेस में बढ़ जाती है और ये ब्रोंकाई जो लास्ट में, इनकी ब्रांचेस लास्ट में गोल गोल कुपिका के रूप में, गोल गोल जो स्ट्रक्चर के रूप में जाके खत्म होती है, उनको हम कुपिका कहते हैं या एल्वेओलाई कहते हैं। एल्वेओलाई या कुपिका कहते हैं। इसकी संरचना आप देखेंगे तो इस टाइप की होती है, गोल गोल संरचना
जो ऑक्सीजन यहाँ से आई है, ये ऑक्सीजन यहाँ से आती हुई ये जो गोल संरचना होती है कुपिका कहलाती है। इन कुपिकाओं में ऑक्सीजन गैस भरी रहती है, लेकिन कभी कभी यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। कब कम हो जाती है? जब हमारे चेस्ट में या हमारे लंग्स में कोई इन्फेक्शन हो जाता है, कोई वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है। जैसा कि आपने अभी कोरोना में देखा था, पूरे वर्ल्ड में कोरोना क्राइसिस बहुत चल रहा है अभी, और इसमें जो हमारा बॉडी पार्ट जो सबसे ज़्यादा इफेक्टेड हुआ वो है लंग्स ही था। लंग्स में जो एल्वेलाई होती है और एल्वेलाई के अंदर ये जो कुपिकाएं होती है, इन कुपिकाओं के अंदर जो ऑक्सीजन भरी होती है इसकी मात्रा कम हो जाती है, क्योंकि वायरस नेजल कैविटी के थ्रू ब्रोंकाई में होता हुआ एल्वेलाई में आ जाता है। वायरस इतना ज़्यादा ग्रोथ करता है कि वो ग्रोथ करते करते एल्वेलाई में आ जाता है, तो एल्वेलाई में एक फ्लूइड भर जाता है। फ्लूइड भरने के कारण यहाँ ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। कम होने के कारण हमारे सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, उस व्यक्ति को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, खांसी आने लगती है और बलगम भी आने लगता है। ये सारे लंग्स में इन्फेक्शन के लक्षण होते हैं, यानी कि कोरोना के लक्षण हो जाते हैं। कई बार तो कोरोना के लक्षण दिखाई नहीं देते हैं, RT-PCR भी नेगेटिव आ जाती हैं, तो फिर डॉक्टर CT स्कैन कराने के लिए बोलते हैं। तो यहाँ पर लंग्स में जो हमको इन्फेक्शन दिखाई देता है उसमें सफ़ेद कलर के यानी कि वाइट डॉट दिखाई देते हैं। इन एल्वेलाई में वाइट डॉट दिखाई देते हैं। इट मीन्स चेस्ट में इन्फेक्शन है, यानी कि वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, कोरोना इन्फेक्शन हो सकता है, इस तरह से कंफर्म किया जाता है। तो श्वसन तंत्र की संरचना में बच्चों आपने देखा होगा कि श्वसन तंत्र का मुख्य कार्य श्वास लेना, शोषण करना, ऑक्सीजन को अंदर लेना, CO2 को बाहर निकालना है, और इनमें इन्फेक्शन किस तरह से होता है ये हमने देखा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम पाचन तंत्र। तो बच्चों अगला तंत्र पढ़ते हैं पाचन तंत्र या डाइजेस्टिव सिस्टम। पाचन तंत्र का मुख्य कार्य होता है भोजन को पचाना और पचे हुए भोजन को हमारे शरीर के बाकी के अंगों तक पहुंचाना, ताकि हमारे शरीर को एनर्जी मिलती रहे और हमारे शरीर की ग्रोथ होती रहे। पाचन तंत्र में मुख्य जो अंग है वो है आहार नली या एलिमेंट्री कैनाल। आहार नली या एलिमेंट्री कैनाल इन अंगों से मिलकर बनी होती है। सबसे पहले भोजन मुंह में आता है, माउथ यानी मुंह में लाल ग्रंथियां होती हैं जो भोजन को लसलसा बना देती है। फिर भोजन नीचे इसोफेगस या ग्रसिका में आता है, ग्रसिका से भोजन नीचे आता है और आमाशय में आता है। आमाशय में भोजन का मुख्य रूप से पाचन होता है। भोजन काफ़ी देर तक आमाशय में इकट्ठा होकर रहता है और इसमें पाचक रस और एंजाइम्स स्रावित किए जाते हैं। आमाशय के जस्ट ऊपर शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत ग्रंथि या लीवर होता है। ये पाचक रस स्रावित करता है और आमाशय में डालता है। इसी तरह से नीचे की तरफ अग्नाशय या पेंक्रियास ग्रंथि होती है जो भी पाचक रस इसमें स्रावित करती है। इस तरह से भोजन का पाचन मुख्य रूप से स्टोमक यानी कि आमाशय में होता है। स्टोमक आप देख सकते हैं कि स्टोमक की जो दीवारें हैं, स्टोमक की जो दीवार है अंदर म्यूकोसा की बनी होती है और इसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं। जैसे कि हम इस चित्र में देख सकते हैं कि भोजन मुंह द्वारा अंतर्ग्रहण किया जाता है। मुंह से भोजन ग्रसिका ग्रसनी से होता हुआ आहार नाल में जो ऊपर स्मॉल इंटेस्टाइन भोजन आमाशय से स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, यानी छोटी आंत में, फिर बड़ी आंत में भोजन का अवशोषण होता है। किस तरह से पचा हुआ भोजन रेक्टम या मलाशय द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है बच्चों, अब भोजन का आमाशय में पाचन कौन कौन से एंजाइम
एंजाइम्स सीक्रेट किए जाते हैं इसमें पाचन के लिए, और कौन कौन से ग्रंथियाँ इसमें काम आती हैं, किस तरह से पाचन होता है, इसकी पूरी फिजियोलॉजी हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ डिटेल में पाचन को नहीं पढ़ेंगे। यहाँ केवल शॉर्ट में ही हम पाचन तंत्र, जो शरीर के सारे अंग हैं उनको समझ रहे हैं। डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में हम एक एक अंग, एक एक तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र का मुख्य कार्य होता है हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में सामंजस्य स्थापित करना, समन्वय स्थापित करना। हमारे शरीर में कई सारे अंग होते हैं, वो अलग अलग कार्य करते हैं, तो इन सब के कार्यों को कंट्रोल करना या इनमें सामंजस्य स्थापित करना। और तंत्रिका तंत्र के साथ में अंतःस्रावी एंडोक्राइन या अंतःस्रावी तंत्र भी इसका सहयोग करता है इन सब कामों में। तंत्रिका तंत्र दो प्रकार का होता है, पहला है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और दूसरा है परिधीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में ये मुख्य भाग है मस्तिष्क या ब्रेन, मस्तिष्क या ब्रेन। पहला भाग है इसका केंद्रीय तंत्र, मस्तिष्क या ब्रेन जो इसका मुख्य भाग है। दूसरा है स्पाइनल कॉर्ड या मेरु रज्जु। पहला भाग हम देखते हैं इसका मस्तिष्क या ब्रेन। मस्तिष्क हमारे शरीर का महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि यह हमारे शरीर की बहुत सारी क्रियाओं को, अनैच्छिक और ऐच्छिक सभी क्रियाओं को कंट्रोल करता है, उनमें सामंजस्य बनाए रखता है। कोई भी बात सोचना, विचार करना, किसी को पहचानना, हमारी बुद्धि का विकास होना, वो सभी मस्तिष्क के कारण होता है। मस्तिष्क की संरचना में हम देखें तो इस तरह से मस्तिष्क एक मध्य खाज के द्वारा दो गोलार्ध में बटा हुआ है, दो हेमिस्फीयर में बटा हुआ है, दो गोलार्ध इसके, दायां गोलार्ध और बायां गोलार्ध। मस्तिष्क के जो आगे का भाग है, आगे वाले भाग में सोचने समझने की शक्ति होती है। पूरा मस्तिष्क तीन भागों में बटा होता है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क का मुख्य कार्य सोचना, समझना, याददाश्त, मेमोरी, ये सब इसमें आ जाती है। जैसे हमने किसी आदमी को देखा, काफ़ी दिनों बाद देखा, लेकिन वो पहचान में नहीं आ रहा, तो हम सोचेंगे इस आदमी को हमने कहाँ देखा था, ये कौन है। तो जब हम ज़्यादा दिमाग पे जोर डालेंगे तो ब्रेन को वो मेमोराइज हो जाएगा कि आदमी कौन है, याददाश्त वापस रिवाइज हो जाएगी कि आदमी कौन है, वो उसको पहचान सकता है। तो ये इसका मुख्य कार्य हो गया। इसके बाद मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क को कहते हैं कार्पोरा कॉर्डिजेमिन। ये देखने के लिए या देख के पहचानने के लिए इसका मुख्य कार्य होता है देखना, यानी कि इसका मुख्य कार्य दृष्टि के लिए उत्तरदायी होता है। पश्चिम मस्तिष्क में जो आता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा भूख, प्यास, ताप नियंत्रण करता है और हमारी अनैच्छिक क्रियाओं को भी यह कंट्रोल करता है, और बाकी बहुत सारी और अनैच्छिक क्रियाओं में हृदय की धड़कन वगैरह, इन सबको यह कंट्रोल करता है। केंद्रीय तंत्र का अगला महत्वपूर्ण पार्ट होता है वो है स्पाइनल कॉर्ड या मेरु रज्जु। स्पाइनल कॉर्ड या मेरु रज्जु कई सारी वर्टिब्रेरी से बना रहता है, और वर्टिब्रेरी कॉलम से बहुत सारी तंत्रिकाएं इसके दोनों तरफ निकली रहती है। ये तंत्रिकाएं शरीर के ऊपर वाले भाग, नीचे वाले भाग को जाती हैं। दो प्रकार की तंत्रिकाएं होती हैं। संवेदी तंत्रिका जो अंगों से मैसेज को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक लाती है, और चालक तंत्रिका है जो मैसेज को वापस केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से अंगों तक लाती है। इस तरीके से हमारा तंत्रिका तंत्र हमारे बॉडी ऑर्गन्स, हमारे अंगों का जो बाहरी वातावरण के साथ समन्वय स्थापित करता है। जैसे कि किसी ने हमारे हाथ पे पिन चुभा दी या सुई चुभा दी, तो हमें उसका सेंसेशन कैसे होगा, कैसे पता चलेगा कि हम इससे हमारे यहाँ पर दर्द का कैसे अनुभव होगा। तो वो इन्हीं तंत्रिकाओं के द्वारा, हमारे तंत्रिका तंत्र की इन्हीं तंत्रिकाओं के द्वारा हमें पता चलता है कि यहाँ हमारे किसी ने पिन चुभाई है, उससे दर्द होता है, और फाइनली हमें को इसके लिए क्या रेस्पॉन्स करना है। तो ये बाहरी वातावरण के प्रति हमारे अंगों में समन्वय स्थापित करता है। तो बच्चों हम आगे देखते हैं रक्त
गैसों को, इन सबको हमारे बॉडी ऑर्गन तक पहुंचाना या उसका परिवहन करना। इस काम में दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, एक तो हृदय और दूसरी हृदय से निकलने वाली रक्त वाहिनियां। रक्त वाहिनियां दो प्रकार की होती हैं, एक तो धमनी या आर्टरी और दूसरी वेन या शिरा। धमनियों में ऑक्सीजनेटेड यानी कि ऑक्सीजन युक्त ब्लड बहता है और शिराओं में डीऑक्सीजनेटेड यानी कि विऑक्सीकृत रक्त फ्लो होता है। धमनियां ब्लड को हृदय से बॉडी ऑर्गन्स तक ले जाती हैं और शिराएं ब्लड को बॉडी ऑर्गन से हृदय में लाती है। अब इस क्रियाविधि को समझने से पहले हम हृदय की संरचना को समझते हैं। हृदय की संरचना देखने से पहले हम देखते हैं कि हृदय इस तरह से मांसल पेशी युक्त संरचना होती है जो हमारी बॉडी में इस तरह से हड्डियों के नीचे स्थित होता है। हृदय इस तरह से देखिए, मांसल पेशी संरचना है। यह 4 भागों में बटा हुआ होता है। ऊपर वाले भाग, ऊपर के 2 छोटे भाग होते हैं जो आलिंद कहलाते हैं। नीचे वाले भाग हैं ये नीले कहलाते हैं। ऊपर के 2 भाग हैं वो आलिंद और नीचे वाले भाग हैं वो नीले कहलाते हैं। इसकी संरचना को हम देखते हैं इस तरह से। यह हृदय की आंतरिक संरचना है। इसमें हम देखते हैं इसका ऊपर वाला भाग जो है इस तरह से, ये ऊपर वाले 2 भाग हैं ये आलिंद कहलाएंगे। इधर वाला बायां आलिंद, इधर वाला दायां आलिंद। आलिंद वाल्व से नीले से जुड़े होते हैं। ये दोनों आलिंद वाल्व से नीले से जुड़े रहते हैं। बाएं आलिंद और बाएं नीले के बीच में बाइकस्पिड वाल्व होते हैं और दाएं आलिंद और दाएं नीले के बीच में यानी कि राइट वाले के बीच में ट्राइकस्पिड वाल्व होते हैं। ये वाल्व ब्लड को ऊपर जाने से रोकते हैं। ऊपर से अब इस तरह की संरचना, हृदय में इस तरह से संरचना होती है इनकी। पश्चिमाशिरा अशुद्ध ब्लड को हृदय में लाती है। पश्चिमाशिरा है जो अशुद्ध यानी कि इम्प्योर ब्लड को हृदय में लाती है और लाके वो दाएं आलिंद में डालती है। दाएं आलिंद में जब ब्लड आ जाता है तो इसका प्रेशर बढ़ता है, ट्राइकस्पिड वाल्व खुलते हैं और ये ब्लड यहाँ पर नीले में, दाएं नीले में आ जाता है। अशुद्ध ब्लड, यहाँ से अशुद्ध ब्लड को लंग्स तक ले जाया जाता है। लंग्स तक ले जाने वाली अशुद्ध ब्लड को लंग्स तक ले जाने वाली ब्लड वेसल को पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं। इधर दाएं वाले भाग में प्योर ब्लड को लंग्स से प्योर ब्लड लाती है वो पल्मोनरी वेन कहलाती है। और प्योर ब्लड जब आलिंद से नीले में आता है, जब बाइकस्पिड वाल्व खुलते हैं, नीले में आने के बाद में प्योर ब्लड एरोटा या महाधमनी के द्वारा सारे बॉडी ऑर्गन्स तक पहुंचाया जाता है। इस तरह से ये हृदय में पूरा एक चक्र चलता रहता है। 2 बार यह चक्र पूरा कंप्लीट होता है। जब ब्लड आलिंद से नीले में आता है तो इनके वाल्व खुलते हैं, तब इनमें ध्वनि उत्पन्न होती है, लब डब की ध्वनि। और जब आलिंद से ब्लड नीले में आता है, इसमें क्रमाकुंचन गति के द्वारा ब्लड आलिंद से नीले में आता है। एक बार संकुचन होता है और दूसरी बार शिथिलन होता है। तो इसी तरह से संकुचन और शिथिलन होने के कारण